नमस्कार साथियों, आप सब कैसे हो? चलो अच्छा लगा आप सब कुशल से हो, हम भी कुशल से हैं। और आप सबके सुझाव के हिसाब से मैं कुछ नए विषय को पुनः आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूँ। यह विषय बहुत यूँ देखें कि एग्रीकल्चर या हार्टिकल्चर के, खासतौर पर हार्टिकल्चर के हिसाब से देखें तो बहुत फर्स्ट स्टेप है, लेकिन महत्वपूर्ण स्टेप है। कहते हैं ना, फर्स्ट स्टेप आपने अगर सही से कवर कर लिया, सही से समझ ले जाओ, तो आने वाले आगे की जो स्टेप होगी उस पर आपको चलना समझना बहुत आसान होगा, खासतौर पर कल्टीवेशन वाले पोर्शन को। साथियों, चलिए हम सीधे विषय की बात करते हैं। आज हम किस विषय पर बात करेंगे? आप ये मैं भारत का जो मैप देख रहे हो, सोचिए मैं आपको ज्योग्राफी पढ़ाने वाला हूँ। ज्योग्राफी तो मुझे खुद ही बहुत ज्यादा ज्योग्राफी नहीं आती, उतनी ज्योग्राफी आती जितना कि मैं एग्रीकल्चरिस्ट अपने उपयोग में ला सकूं। तो मैप का उपयोग तो इसी सब्जेक्ट के लिए मैंने लगाया है। तो चलिए विषय की बात करते हैं। दैट इज द प्लानिंग, लेआउट एंड establishment of new orchard। दोस्तों, आप जानते हो कि जो बाग है, फल के बागान है, मोस्ट ऑफ द जो फल के बागान है वो कम से कम 4 से 5 साल, किसी किसी फसल में तो 8-8 साल लगते हैं। मतलब इस साल आपने अगर फल का पेड़ रोपित किया है तो उसको फल आने में 5 साल लगेगा। यूं कहें कि व्यवसायिक फल आने में तो 7 से 8 साल लगता है, और किसी किसी में 8 साल स्टार्ट होगा तो समझ लीजिए व्यवसायिक फल आने में उसको 12 साल लगेगा। तो अगर 12 साल या 8 साल का इन्वेस्टमेंट करने जाते हैं, और ये कास्ट इंटेंसिव भी है, ऐसा नहीं है कि पेड़ लगाना एक समान तौर पर पेड़ लाए और लगा दी। आज की अगर व्यवसायिक हार्टिकल्चर की बात करें तो कास्ट इंटेंसिव है, उसकी पूरी मैनेजमेंट है, लेबर इंटेंसिव है। तो जब इतना पैसा समय आप लगाने जा रहे हैं तो निस्संदेह सबसे पहला आती है पार्ट प्लानिंग की। पहले प्रॉपर प्लानिंग करिए। एज ए आप एंटरप्रेन्योर हैं, फार्मर हैं, एग्रीकल्चर स्टूडेंट हैं, तो आपको इसकी समझना होगा कि प्लानिंग सबसे पहले है। कई बार हम जल्दीबाजी में बाग लगा लेते हैं, फिर कहते हैं कि बाग के हमारे को सफलता नहीं मिल रही है, मार्केट में प्राइस नहीं मिल रही है, सॉइल साहब हमारे बाग के हिसाब से अच्छा नहीं है। तो ये इसलिए हो गया कि आपने प्रॉपर प्लानिंग नहीं किया। अब प्लानिंग करना है तो प्लानिंग के लिए क्या पार्ट आपको ध्यान में होना, जहां पर आपने बाग लगाने की सोची है उसकी सॉइल कैसी है, वहां का क्लाइमेट कैसा है, वहां पर जिस फल की आप बाग लगाने जा रहे हैं उसकी मार्केटेबिलिटी कैसी है, कनेक्टिविटी कैसी है, मार्केट की कनेक्टिविटी या रोड कनेक्टिविटी क्या है। ये सारे बिंदुओं को ध्यान में रखकर ही आप बाग लगाने जाएं। आप बाग लगाने जाते हैं, ऐसे क्षेत्र में आप बाग लगाने जा रहे हैं, आपको किसी ने बताया या आपको अखबार से, तमाम मीडिया से नॉलेज मिला, जानकारी मिला कि भाई सिट्रस नींबू के बाग बहुत अच्छे हैं, अच्छी रिटर्न दे रहे हैं, चलो हम भी लगाते हैं। ये जो बात मैंने कहा ना, बड़ा लाइव एग्जाम्पल है। मेरे अपने गांव में हमारे अपने एक पड़ोसी ने जो है वो कहीं जॉब नौकरी करते थे, ऐसे एरिया में नौकरी करते जहां सिट्रस बहुत लोग लगाते हैं, खासकर कागजी नींबू, और अच्छा रिटर्न कमाते हैं। साल के, आज की डेट में साल के 12 महीने नींबू लोग यूज करते हैं। विटामिन सी का बहुत अच्छा सोर्स है। नींबू वाली चाय पीने की लोगों में बहुत बड़ा फैशन है। शनिवार को भी एक नींबू शनि भगवान के नजरिए से भी लोग लगाते हैं। तो देखें तो नींबू की मांग पूरे साल की रहती है। तो वहां से उन्होंने जो अनुभव लाई तो उन्होंने कहा कि हम भी सिट्रस के बाग लगाते हैं, कागजी नींबू के बाग लगाते हैं। और उन्होंने बाग लगाया कहा, अपने गांव के, मेरे अपने गांव की बात है, मेरे पड़ोसी की, अपने गांव की उस जमीन में जो लो लाइन थी, सॉइल कैसी थी, देखिए प्रॉब्लम कहां चालू हुई, क्ले। दूसरी प्रॉब्लम क्या थी, लो लाइन एरिया। सिट्रस जो है हाईली सेंसिटिव टू वाटर लॉगिंग। लो लाइन है, बरसात में पानी भर जाती है, क्ले है, सॉइल पुअर एरेटेड है। मैं पिछले 3 साल से देख रहा हूं वो उस बाग में केवल वो मैनेजमेंट ही करते रहते हैं। वो एक
चूंकि वो गवर्नमेंट जॉब करते हैं, जिसमें तो पैसा लगाते हैं। अगर वो किसान होते हैं ना तो कर्ज में डूब गए होते अब तक। तो दोस्तों ये जरूर ध्यान देना होगा कि जहां भी आप बाग लगाए जाएं वहां की सॉइल में वाटर लॉगिंग तो नहीं है, सॉइल की क्वालिटी क्या है, सॉइल की पीएच क्या है। अब सामान्य तौर पर पीएच टेस्ट कराना बहुत बड़ा काम नहीं है। कृषि विभाग के हर एक जिले में यूपी, बिहार, उत्तराखंड कहीं भी बात करें लैब है। अब पीएच सबसे आसानी से मेजर होता है। अगर किसी सॉइल का पीएच 6.5 से 7.5 6.5 to 7.5 है, आइडियल कंडीशन है। इसमें आप कोई भी बाग लगा लीजिए, वहां के क्लाइमेट के हिसाब से शानदार चलेगा यार। 7, अगर आप पीएच स्केल को देखें ना, पीएच स्केल जो 7 होता है दैट इज ए न्यूट्रल पीएच। ऐसे न्यूट्रल जमीन पीएच मिलती नहीं है। इस नाते इससे थोड़ी नीचे 6.5 also ideal, either 7.5 is also ideal। 7 के नीचे जो सॉइल की पीएच होती है वो ऐसे एसिडिक पीएच सॉइल कहते हैं। पहाड़ पे एसिडिक सॉइल ज्यादा मिलती है, वहां पर इतने हैवी रेनफॉल होने के कारण जो साल्ट्स होते हैं बार बार धुल जाते हैं मिट्टी के, तो वहां एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है। मैदान के कुछ हिस्सों में क्या होती है 7 सुपर पीएच, 8 से ज्यादा की पीएच, इसको कहते हैं साल्ट अफेक्टेड सॉइल। तो अगर आपका पीएच 7.5 to 6.5 है कोई समस्या नहीं, आइडियल है। अगर आपके पीएच 8 के आसपास है तो मान के चलिए इसमें आपको क्या लगाना है। पहले तो 8 तक पीएच है तो इसको जिप्सम और पायराइट से उपचारित करना होगा। यूपी में तो एक ऊसर भूमि सुधार निगम करके एक पूरा गवर्नमेंट का विभाग है जो सिर्फ साल्ट अफेक्टेड सॉइल के मैनेजमेंट पर काम करता है। अगर सॉइल 6.5 से नीचे पीएच की है पहाड़ी एरिया में तो वहां को मिलाना होगा लाइम, चूना। इसका डिटेल कभी हम साल्ट अफेक्टेड सॉइल या प्रॉब्लमेटिक सॉइल मैनेजमेंट के ऊपर कभी बात करेंगे तो पूरी इसकी कितनी मात्रा, किसे टेक्नोलॉजी, कैसे इसकी मेथोडोलॉजी होगी, इस पर बात करेंगे। बात हम अभी कर रहे थे सॉइल की। तो देखें कि अगर आपकी सॉइल 6.5 to 7.5 है पीएच के हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं है। वाटर लॉगिंग की बात करें, यहां पर 2 लाइन है। सिट्रस बिल्कुल ना लगाएं, पीच बिल्कुल ना लगाएं। पहाड़ी हिस्से में आप एप्पल है जहां पर स्वाम्पी टाइप लैंड है, बिल्कुल ना लगाएं। पपाया बिल्कुल ना लगाएं। ये कुछ ऐसी फसल है जो हाईली सेंसिटिव टू वाटर स्टेग्नेशन है। बेसिक समझ अगर सॉइल और की स्थिति होती है तब आती है क्लाइमेट की बात। दोस्तों आप जानते हो कि क्लाइमेट कोई एक सिंगल फैक्टर नहीं है। क्लाइमेट में क्या फैक्टर है, टेम्परेचर हो सकता है, ह्यूमिडिटी हो सकती है, रेनफॉल हो सकता है, विंड वेलोसिटी हो सकती है। ये सारे फैक्टर्स मिलकर एक क्लाइमेट की बात करते हैं। अब आता है किसान एक इतने सारे फैक्टर को कैसे अपने फसल को डिसाइड करने में कंसीडर करें। उसके लिए तो ये सारे फैक्टर को फैक्टरिंग करना बहुत मुश्किल का काम है। इसको लिए आपको हमारा जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो पूरी आईसीआर का तंत्र है उन्होंने पूरे देश की एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशन को ध्यान में रखते हुए कि किस एरिया में कौन सी फसल सही होगी, किस एरिया की क्या एनवायरमेंटल क्वालिटी है, क्लाइमेटिक क्वालिटी, उसके आधार पर उन्होंने डिवाइड किया। ठीक है, अगर हम क्लाइमेट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो फिर हम नक्शे पाते हैं। ये जो मैप होने लगा है ना, तो पूरे हार्टिकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से इंडिया को 3 हिस्से में अगर 3 तरह का फ्रूट्स को कैटेगराइज किया गया। पहला कौन सा, टेम्परेट। अगर इस नक्शे का देखें तो सबसे ऊपर वाला हिस्सा, नॉर्थ वाला हिस्सा, यानी आप कहां से समझ लें, ये हिमाचल प्रदेश के यहां से आप पकड़े, हिमाचल मतलब जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख, हिमाचल, उत्तराखंड का ऊपरी हिस्सा। आप नेपाल के किनारे किनारे आए तो
सिक्किम, भूटान के नीचे से गुजरे अरुणाचल, ये जो एरिया है आपका, ये जो एरिया है ना, इसको कहते हैं टेम्परेट रीजन। ये जो पूरी एरिया है, ये तो नेपाल आ गया, ये जो पूरी एरिया है ये आपका टेम्परेट रीजन है। टेम्परेट रीजन की क्या विशेषता है? यहां कूल क्लाइमेट होगी। टेम्परेट रीजन की विशेषता, अगर हम क्लाइमेट, अब तो क्लाइमेट की बात कर रहे हैं, क्लाइमेट में पहली टेम्परेट फ्रूट, टेम्परेट फ्रूट। अब टेम्परेट क्लाइमेट में कौन सी फ्रूट लगेगी? टेम्परेट फ्रूट लगेगी। और टेम्परेट क्लाइमेट की विशेषता क्या है? वहां कूल क्लाइमेट होगा, ठंडक होगी। कूल भी इतनी कूल होगी ना कि फ्रीजिंग भी होगी। आपने हिमाचल में देखा होगा, जम्मू कश्मीर में देखा होगा, इवन उत्तराखंड में देखा होगा, हैवी स्नोफॉल। तो वहां स्नोफॉल होगी, फ्रीजिंग होगी, चिलिंग रिक्वायरमेंट वहां चाहिए। वहां पर जो फल का पेड़ आप लगाते हो ना, उनकी एक चिलिंग रिक्वायरमेंट है। चिलिंग रिक्वायरमेंट क्या होती है? बिल्कुल आइडिया है? बिल्कुल, चलिए कुछ आप सही बोले। चिलिंग रिक्वायरमेंट क्या होती है कि ये जो टेम्परेट फ्रूट है 7.3 के से नीचे, लेस देन 7.3 डिग्री सेल्सियस की तापमान सर्टेन आवर तक हर प्लांट को चाहिए। एप्पल है 800 से 1200 घंटा, मतलब ये समझिए कि 7.3 डिग्री सेल्सियस या इससे नीचे का तापमान, अगर अच्छी सेब की खेती आप करना चाहते हो तो 800 से 1200 घंटा चाहिए। इसी तरह से चेरी है, उसको भी बहुत ज्यादा चाहिए, वॉलनट को भी ठीक ठाक चाहिए। तो ये जो प्लांट्स हैं इनकी एक चिलिंग रिक्वायरमेंट है। तो चिलिंग रिक्वायरमेंट कहां पूरा होगा? जहां चिलिंग होगी। चिलिंग कहां है? तो ये ऊपर वाले हिस्से में, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, सब पार्ट ऑफ अरुणाचल, क्योंकि यहाँ का क्लाइमेट चिल है। यहाँ पर पौधे क्या होते हैं? कभी आपने सेब का बागान देखा है? हम फर्स्ट टाइम जब जॉब में आए ना, नौकरी में, तो मैं चौवटिया में मेरी पोस्टिंग थी। सेब का बाग देखा जाड़े में, तो मुझे ये लगा कि सेब के सारे बाग सूख गए। मुझे भी इतनी पीएचडी था मैं हार्टिकल्चर से, लेकिन इस बात का ही मालूम नहीं था कि पूरी की पूरी जो टेम्परेट फ्रूट थी, पत्तियां एकदम बिल्कुल गिरा चुकी थी, केवल टहनियां टहनियां दिखती थी। तो यहाँ पर प्लांट जो होता है ना, सब अपनी पूरी लीफ विंटर्स में गिरा देता है और डॉर्मेंट कंडीशन में चला जाता है। केवल टहनियां टहनियां दिखती है, इवन जो सीड होता है वो डॉर्मेंट कंडीशन में चला जाता है। तो एक डॉर्मेंसी का कैरेक्टर है इन्वायरमेंट, ये कैरेक्टर को वो विंटर्स में फील करता है। जैसे जैसे तापमान बढ़ता है, कहा जाता है कि जब जब पौधा डॉर्मेंट में कंडीशन में जाता है या सीड डॉर्मेंट कंडीशन में जाता है, उसमें इनहिबिटर हार्मोन्स की कंसंट्रेशन बढ़ जाते हैं। और जैसे बसंत आती है, टेम्परेचर आता है, तो उसमें प्रमोटिंग हार्मोन, प्लांट ग्रोथ हार्मोन की बात हमने किसी और चैप्टर में, किसी और वीडियो में भी थोड़ी की है। पीजीआर के ऊपर एक अलग वीडियो हमने जरूर लाने का प्रयास करेंगे, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर के ऊपर। उसमें हम इसमें डिफरेंट प्रमोटर और जो इनहिबिटर की बात करेंगे। इनहिबिटर मतलब जो ग्रोथ को रोक दे। तो ऐसे कंडीशन में जब डॉर्मेंट कंडीशन में पौधा चला जाता है, तो दोस्तों वो इनहिबिटर हार्मोन्स उसमें बढ़ जाते हैं। जैसे बसंत बढ़ता है तो ग्रोथ प्रमोटिंग हार्मोन जाता है, नई नई पहले देखे होंगे फूल आते हैं, पत्तियां आते हैं। तो यह इस जो है इस एरिया की विशेषता है। इस एरिया में एक और चीज देखिएगा, समुद्र तल से ऊंचाई। इस एरिया में जो टेम्परेट एरिया है ना, 1200 मीटर से लेकर 2500 मीटर तक की जो MSL है, मीन सी लेवल, यहां पर कॉमर्शियली टेम्परेट फ्रूट की कल्टीवेशन किया जाता है। 1200 मीटर से लेकर 2500 के बाद जो थोड़ी लोअर है, वहां पर पीच, प्लम, आड़ू, खुमानी। लेकिन 1500 मीटर से ऊपर, 1500 से कर सकते 2500 तक, यहां पर तो आपको एप्पल, यानी कह सकते हो एप्पल को ज्यादा चिलिंग चाहिए, ज्यादा ठंडक चाहिए। जो सेब आप खाते हो ना आनंदमय, उस सेब को उगने के लिए बहुत सी ठंडक, ठंडी हवा और ठंडे बर्फों के बीच में तपना पड़ता है। एप्पल, चेरी, पियर, ये ऐसे फ्रूट हैं जिनको हायर चिलिंग की आवश्यकता पड़ती है। इस नाते इन एरियाज में ये समुद्र तल से 1500 से लेकर 2500 मीटर पर लगाए जाते हैं और 1200 से 1500 मीटर पर आपका पीच, प्लम, आड़ू, खुमानी, इस तरह से इनकी खेती की जाती है। अगर आप
पूरे टेम्परेट फ्रूट के जो फल हैं उनको कैटेगराइज करने की कोशिश करें तो 3 कैटेगरी को आप बनाए। एक होता है पोम फ्रूट, बात हम टेम्परेट की कर रहे हैं, टेम्परेट आने देते हैं और हम मिटाते हैं। तो टेम्परेट फ्रूट की विशेषता क्या थी? चिलिंग है, लो टेम्परेचर है, फ्रीजिंग है, मतलब टेम्परेचर के मामले में हम बिल्कुल लोअर साइड है। यहां पर उगने वाले फलों को अगर देखें तो 3 कैटेगरी में आप बांट सकते हैं। पोम फ्रूट, अब बता सकते हो पोम फ्रूट में क्या आता है? सॉरी, एप्पल, पियर, क्वींस, ये तीनों आते हैं पोम फ्रूट में। दूसरी कैटेगरी है, पहली कैटेगरी है पोम फ्रूट, दूसरी कैटेगरी है स्टोन फ्रूट। नाम से है स्टोन फ्रूट, जिसके भीतर स्टोन पाया जाता है। कौन सा है? बिल्कुल आप बताओ, एक दो तो बताओ। चलिए, पीच, प्लम, एप्रिकॉट, आलमंड, ये सारे को कहते हैं, क्या कहते हैं इन्हें? स्टोन फ्रूट। लास्ट तीसरा है नट फ्रूट। नट फ्रूट, नट फ्रूट में क्या क्या आते हैं? वॉलनट, चेस्टनट, हेजलनट, पिस्टेचियो नट, ये कुछ नट है। इसके अतिरिक्त पहाड़ पर जो टेम्परेट फ्रूट में परसिमन भी उगाया जाता है, ओलिव भी उगाया जाता है, जैतून, कीवी भी उगाई जाती है। ये सारे आपसे एक प्रश्न अगर आए, खासतौर पर उत्तराखंड के जो बच्चे तमाम ये एग्रीकल्चर हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट की तैयारी कर रहे हैं, वो जरूर ध्यान रखें। ये आपसे पूछा जा सकता है, हो सकता है 4 ऑप्शन दिया जाए और एक कंफ्यूजन आप देखिए अक्सर होगा कि टेम्परेट फ्रूट में उगने वाले फल का नाम बताएं। तो कई बार बच्चों को लगता है ना, पहाड़ में तो आम भी होता है, अमरूद भी होता है, तो क्या ये टेम्परेट फ्रूट है? बिल्कुल नहीं है जी। अब ये क्यों होता है इसकी चर्चा हम आगे अभी करेंगे। टेम्परेट फ्रूट यही है, पोम फ्रूट, स्टोन फ्रूट, नट फ्रूट, टिपिकल सेब, आड़ू, खुमानी, प्लम, ये सारे आपका टेम्परेट फ्रूट है। अब क्या क्या एरिया इसमें कवर है वो हम लोगों ने पहले भी नक्शे के थ्रू बात की, पुनः आपको बता रहे हैं। ये एरिया ऊपर आप यूं समझिए, मैप का ऊपरी वाला हिस्सा, जम्मू कश्मीर, ठंडा ठंडा जहां आवास हो, लेह लद्दाख, हिमाचल आप जाते हो गर्मियों में घूमने, उत्तराखंड क्यों आते हो? गर्मियों में ठंडा होता है। जब गर्म ठंडा होता है तो जाड़ी कितना चिल होगी आपको आइडिया होगी। अरुणाचल का कुछ हिस्सा ये मुख्यतः टेम्परेट जोन में आता है। अब आती है दूसरा कैटेगरी, जो हम फ्रूट्स को जिन क्लाइमेट के हिसाब से अगर क्लासिफाई करें तो दूसरा कैटेगरी हमारा क्या है? पहला है हमने टेम्परेट, दूसरा है सब ट्रॉपिकल, तीसरा है ट्रॉपिकल। पहले हम ट्रॉपिकल की बात करते हैं। ये मैं इसलिए चाहता ताकि आपको समझाना आसान हो। अब हम आए टेम्परेट के बाद ट्रॉपिकल। हाँ बिल्कुल, ट्रॉपिकल फ्रूट में क्या विशेषता है? अब देखो, आप ट्रॉपिकल होता कहां है? आप ना ट्रॉपिकल नक्शे पर उस एरिया को समझ गए तो समझ लीजिए उसके फ्रूट्स, उसकी क्लाइमेटिक, बहुत कुछ आप आसानी से इमेजिन कर सकते हैं। देखिए, यह एरिया आता है, ये समझिए राजस्थान के नीचे से, राजस्थान नहीं आता उसमें, गुजरात के ऊपर से होते हुए
मध्य प्रदेश का साउदर्न हिस्सा, ठीक है, छत्तीसगढ़ का बीच से, वेस्ट बंगाल का साउदर्न हिस्सा, यहां से लेकर इसके नीचे पूरी हिस्सा आती है टेम्परेट जोन में। तो कर सकते हो ना, ये टेम्परेट जोन है। ओ सॉरी, ये टेम्परेट नहीं है, क्या ट्रॉपिकल जोन है। हमने त्रुटिवश टेम्परेट बोला है, यह है ट्रॉपिकल जोन। अब ट्रॉपिकल जोन की क्या विशेषता है? ये फ्रॉस्ट फ्री है, यहां पाला नहीं पड़ता। देखिए ये इसे विशेषता की थी, यहां पाला पड़ता है, लो टेम्परेचर, फ्रीजिंग टेम्परेचर, ये सारे हैं यहां पर। यह जस्ट इसका अपोजिट, नो फ्रॉस्ट, नो चिलिंग, यानी यहां पर फ्रॉस्ट कभी नहीं। समर इसका होता है हॉट और ह्यूमिड, और विंटर माइल्ड होता है इसका। विंटर इसके ना तो इससे मैच खाता है ना इससे मैच खाता है, इसका विंटर भी अच्छा होता है। कभी आप जो है साउथ इंडिया में घूमने जाइए, तमिलनाडु, केरला, जाड़े के दिनों में, तो आपको यूं कह समझिए कि इटारसी से ऊपर ही जाते जाते सारे गर्म कपड़े उतरने लग जाते हैं। तो वहां का टेम्परेचर बड़ा कंजीनियल होता है इवन इन विंटर्स। तो ये तो इसकी क्लाइमेटिक कंडीशन हुई। और जो एरिया इसमें कवर होता है वो यहां से आप देखें नक्शे से, तो हमने बात की गुजरात, साउदर्न मध्य प्रदेश, सम पार्ट ऑफ छत्तीसगढ़, उड़ीसा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु और केरला। अब इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि यहाँ पर कौन कौन सी फसल उगती होगी। टिपिकल जो एग्जाम्पल है इसका, ट्रॉपिकल का टिपिकल एग्जाम्पल है मैंगो। बड़ा कंफ्यूजिंग है, ये आप सोच रहे होंगे ये मैंगो को कहां से इन्होंने घुसेड़ दिया ट्रॉपिकल में। अभी क्यों कंफ्यूजन है उस पर बात करेंगे। मैंगो, बनाना, दोनों में कंफ्यूजन है। आम आदमी को सोचते हैं, तीसरा भी कंफ्यूजन भरा है, पपाया। उसके बाद सपोटा, कैसू, ये कुछ टिपिकल जो है ट्रॉपिकल फ्रूट है। जैक फ्रूट, ये कुछ ऐसे एग्जाम्पल हैं जो आपको ट्रॉपिकल जोन में उगाए जाते हैं। अब आप ये करते हो कि मैंगो, बनाना, इवन पपाया, जैक फ्रूट, सपोटा, ये तो इस एरिया में भी पाए जाते हैं। इवन कि इस टेम्परेट एरिया में भी कुछ कुछ जगह पाए जाते हैं। तो फिर कैसे, ये तो क्लासिफिकेशन या तो फॉल्टी है या कुछ समझ के हमारे समझ में भी नहीं आ रहा है। ये क्लासिफिकेशन फॉल्टी नहीं है। क्या होता है ना, कोई भी क्रॉप बिल्कुल मेजर करके नहीं ग्रो करते। जिस क्रॉप में स्लाइटली फ्रॉस्ट को कह सकते हैं टॉलरेट करने की क्षमता हो, बिल्कुल कुछ ऐसी फसल होती है, भले वो ट्रॉपिकल नेचर की है, लेकिन अगर उसमें सर्टेन डिग्री पर फ्रॉस्ट को वो सस्टेन करने की, टॉलरेट करने की क्षमता हो, तो वो अपने क्षेत्र से आगे भी जाकर ग्रो कर सकती है। जैसे कुछ लोग होते हैं विश्व के किसी कोने में सर्वाइव कर जाते हैं। कुछ ऐसी कम्युनिटी होती है जो विश्व के हर देश में पाए जाते हैं, क्योंकि उनके अंदर क्षमता है। क्लाइमेट को भी एडजस्ट कर लेते हैं, लैंग्वेज एडजस्ट कर लेते हैं, बिजनेस एडजस्ट कर लेते हैं। उसी तरह से प्रकृति ने कुछ फल पेड़ ऐसे दिए हैं जो आउट ऑफ क्लाइमेट बाउंड्री भी ग्रो करती है, लेकिन उनकी एक सीमा है। अगर आप उत्तराखंड के रहने वाले हैं तो अगर याद करिए 2000, मुझे याद है कि 2000 ये बात होगी 9-10 की, 8-9 की होगी। हरिद्वार जिले, जो कि अगर उत्तराखंड से जो अवेयर हैं या जो इस पश्चिमी यूपी सहारनपुर और नजीबाबाद, बिजनौर से जो जानते हैं, तो जानते हैं कि हरिद्वार में आम काफी बगीचे हैं। 2008-9 में क्या हुआ कि विंटर्स में सीवियर फ्रॉस्ट पड़ा, और इतनी सीवियर फ्रॉस्ट पड़ा कि बड़े बड़े दरख्त सूख गए। तो मैंने कहा ना कि सर्टेन डिग्री ऑफ टॉलरेंस है इसके पास। जब हेवी फ्रॉस्ट होगा ना तो ये नहीं झेल पाएगा। उस साल यही हुआ कि पूरी की पूरी मैंगो ऑर्चर्ड जो है सफर हुई, बहुत डैमेज हुआ किसानों का। उसमें गवर्नमेंट ने अपने पॉलिसी के हिसाब से कंपनसेट भी किया। तो इसकी एक लिमिटेशन है, जब ट्रॉपिकल फ्रूट सब ट्रॉपिकल जोन में जाती है। इवन पहाड़ में भी देखे होंगे आम, उत्तराखंड में भी कई जगह पाई जाती है। कहां पाई जाती है? घाटियों में,
गर्म घाटियां, पहाड़ का मतलब ये नहीं कि सारे जगह बर्फ पड़ रहे हैं, पहाड़ में भी ऐसी जगह है जहां पर आपको मैदान जैसी गर्मी महसूस होती है। तो गर्म घाटियों में उगाई जा सकती है, लेकिन टिपिकली यह प्लांट है ट्रॉपिकल जोन की। तो ट्रॉपिकल जोन में कौन से एरिया आते हैं, क्लियर हुआ। ट्रॉपिकल जोन का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, यहाँ फ्रॉस्ट नहीं पड़ता, समर इसका हॉट और ह्यूमिड होता है, और माइल्ड विंटर होता है, यहाँ का विंटर चिलिंग नहीं होता है। अब जो बीच में एरिया बच गया ना, इसको कहते हैं सब ट्रॉपिकल जोन, जिसमें हम लोग यूपी, खासकर यूपी बिहार वगैरह आता है, ये हुआ सब ट्रॉपिकल जोन। इसमें दोनों के कैरेक्टर मिक्स है, इसका भी कैरेक्टर है और इसका भी कैरेक्टर है। यह इंटरमीडिएट कैरेक्टर का एरिया है। इसमें क्या होगा, समर वार्म होगा और कंपैरेटिवली ड्राई होता है, ठीक है। ऑकेजनली टेम्परेचर क्या होता है, फ्रीजिंग के आसपास भी आ जाता है, यहाँ पाला भी पड़ जाता है। तो मैं कहा ना, हरिद्वार के आसपास पाला पड़ा और पूरी की पूरी मैंगो आर्चर डैमेज हो गई। विंटर जो इसका होता है वो कंपैरेटिवली इसके तुलना में तो वार्मर होता है, टेम्परेट जोन की तुलना में इस जोन में जो सब ट्रॉपिकल जोन का विंटर है कंपैरेटिवली वार्मर होता है, लेकिन इनके तुलना में कम होता है। यहाँ का ठंडा अगर इससे तुलना करें, ट्रॉपिकल जोन से तुलना करें, तो सब ट्रॉपिकल जोन का विंटर ठंडा होता है, लेकिन टेम्परेट जोन से तुलना करें तो गर्म होता है। तो ये इंटरमीडिएट कैरेक्टर इस जोन की है। तो अब इस जोन में जो टिपिकल कैरेक्टर है वो तो आपको बताया हमने। अब इस जोन की प्लांट्स कौन कौन सी है, अब इस जोन की प्लांट्स को देखें तो आपको हमने बताया कि सारे तो आएंगे, सारे आ जाएंगे, लेकिन टिपिकली इस जोन में क्या आएगा, सिट्रस, लीची और गुआवा, ग्रेप, अनार, पोमग्रेनेट जिसको कहते हो आप, फिग, डेट पाम, एवोकेडो, ये कुछ एग्जाम्पल है। लेकिन एक चीज और देखो, अभी तो हमने आम की बात करी, नोट किया आपने, सिट्रस, लीची, गुआवा, ग्रेप, एवोकेडो, फिग, डेट पाम, ये टिपिकल एग्जाम्पल ऑफ सब ट्रॉपिकल फ्रूट है। दोस्तों कई बार ऐसा, अभी हमने कहा कि आम यहां से उठकर यहां ग्रो कर रहा है, यहां से उठकर यहां ग्रो कर रहा है, लेकिन कुछ ऐसे फल हैं जो इस एरिया में टेम्परेट जोन के माने जाते हैं, वो भी शिफ्ट होकर इधर की इधर ग्रो किए हुए हैं। अब वो खासतौर पर इसमें ग्रो किए हुए हैं सब ट्रॉपिकल। वो कौन सी है, कुछ ऐसे जैसे सब ट्रॉपिकल वैरायटी, कुछ टेम्परेट फ्रूट के सब ट्रॉपिकल वैरायटी है, जैसे पीच हुआ, पीच के सब ट्रॉपिकल वैरायटी कौन कौन से है, सरबती, प्रोडासन, साने पंजाब, ये कुछ सब ट्रॉपिकल वैरायटी है। ऐसे अगर इन्वर्टर लगाना हो तो आपको हाई हिल पर लगाना होगा, जुलाई इन्वर्टर लगाना होगा तो हाई हिल पर लगाना होगा। लेकिन सब ट्रॉपिकल पीच का मतलब, जिसको हमने बात करी थी कि अगर आपको थोड़ी याद होगा टेम्परेट फ्रूट की, उसके लिए चिलिंग चाहिए। तो अगर टेम्परेट वैरायटी है तो ज्यादा चिलिंग चाहिए, वो नीचे मिलेगा नहीं। अगर सब ट्रॉपिकल वैरायटी है तो कम चिलिंग चाहिए। तो विंटर तो सब ट्रॉपिकल में भी थोड़ा चिल होता है। तो जो सब ट्रॉपिकल वैरायटी ऑफ पीच है, प्रोडासन, साने पंजाब, सरबती, ये कुछ सब ट्रॉपिकल पीच है जो कि नीचे खासतौर पर सब ट्रॉपिकल जोन में उगाए जाते हैं। इसी तरह से प्लम के भी कुछ सब ट्रॉपिकल वैरायटी है जो नीचे हमारे अलूचा वगैरह है जो हमारे नीचे के एरिया में उगाए जाते हैं। क्या आप जानते हैं सेब भी उगाए जा सकते हैं क्या, बताइए। बिल्कुल उगाए जा सकते हैं। सेब के भी कुछ सब ट्रॉपिकल वैरायटी है, सब ट्रॉपिकल एप्पल है, ग्रेड है, तमार है, और भी एक दो वैरायटी। इनको आप सब ट्रॉपिकल जोन में उगा सकते हैं। ऐसा क्यों कि जो भी सब ट्रॉपिकल वैरायटी है वो अन्ना है। ऐसी सब ट्रॉपिकल वैरायटी की चिलिंग रिक्वायरमेंट कंपैरेटिवली कम होती है, जिसके कारण ये इस
सब ट्रॉपिकल जोन में भी उगाए जा सकते हैं। दोस्तों हमने प्रयास किया प्लानिंग हिस्से को। देखिए अगर ये टॉपिक देखें तो 3 हिस्से हैं, प्लानिंग, लेआउट एंड इस्टेब्लिशमेंट। हमने प्लानिंग पार्ट को ही अभी तक कवर किया। हम प्रयास करेंगे कि जो अपने दूसरा हिस्सा है उसमें लेआउट इस्टेब्लिशमेंट के बारे में आपसे डिस्कस करें। तो इस वीडियो को, इस टॉपिक को, इस विषय को हम 2 हिस्से में आपके बीच में आएंगे। पहले पार्ट को आपके साथ हमने रखा, आशा है कि आपको समझ में आया होगा। फिर भी कोई ऐसी बिंदु हो, कोई ऐसा पहलू हो जिस पर आप हमें राय देना चाहते हैं या कोई क्लैरिफिकेशन चाहते हैं तो आपका स्वागत है।